नमस्कार, मैं हूं राजेश। दोस्तों, क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम यहां आपके लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समाचारों का संकलन करके लाते हैं और ये समाचार, ये खबरें आपको जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहले आइए एक नजर ये डाल लेते हैं कि आखिर आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। स्लीप मोड में गया प्रज्ञान, मेरी माटी मेरा देश, पोर्टेबल उपकरणों से होगा अब आंखों का इलाज, सियाचिन में अब सैनिकों को क्लाइमेट सिस्टम ड्रेस, 5 महीने में रेलवे ने कमाया 1 लाख करोड़ रुपए, इसरो की वैज्ञानिक एन वालारमथी का निधन और पाकिस्तान को रौंद भारत जीता हॉकी का एशिया कप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे रोवर प्रज्ञान की, जो चांद की सतह पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने यह घोषणा की है कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना काम पूरा कर लिया है और अब वो स्लीप मोड में चला गया है। स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले 23 अगस्त के बाद से रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर मून वॉक किया। वो लगातार मून वॉक कर रहा था, डाटा जुटा रहा था और कलेक्ट करके इसरो को भेज रहा था और अब उसे सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है। हमने कुछ पेलोड्स भेजे थे चंद्रयान 3 के साथ, उनमें से एपीएक्सएस, LIBS, इन दोनों पेलोड्स को अब बंद कर दिया गया है। इन पेलोड से डाटा लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा जाता था। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के नहीं जागने की स्थिति में क्या होगा, यानी सवाल यह उठता है कि हमने उसे स्लीपिंग मोड में भेज दिया है। अब जब लूनर डे वहां दोबारा शुरू होगा और हम फिर से इसे स्लीपिंग मोड से बाहर आने का कमांड डालेंगे तो फिर क्या होगा। इसी सवाल पर बताते हुए, इसी सवाल का जवाब देते हुए इसरो की तरफ से यह कहा गया है, वर्तमान में उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज्ड है और चांद के साउथ पोल पर और अगला जो सूर्योदय होगा वो 22 सितंबर 2023 को होना है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसका सौर पैनल उस समय सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि जब 22 सितंबर को वहां फिर से सूर्य दिखेगा, जब वहां पे सोलर एनर्जी फिर से आ जाएगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से काम करना शुरू कर देगा। असाइनमेंट के दूसरे दौर के लिए रोवर और लैंडर के जागने की उम्मीद है, अन्यथा यानी कि अगर वो नहीं जागते हैं, एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो वो हमेशा के लिए भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहीं रहेंगे। लैंडर और रोवर को चांद पर 14 दिन के कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर, इनको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उम्र 14 दिन की थी। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक ये बताते हैं कि पहले 2 और आखिरी 2 दिन हम नहीं गिनते। यानी कि 14 दिनों का अगर उनका उम्र का निर्धारण किया गया है तो 2 दिन तो चंद्रयान 3 के वहां सतह पर पहुंचने में ही लग गए। तो 2 दिन पहले और बाद के 2 दिन में कैलकुलेशन में उसे अलग रखा जाता है। चंद्र दिवस 22 अगस्त को शुरू हुआ और विक्रम लैंडर की लैंडिंग लगभग दूसरे दिन के अंत में हुई। यानी कि हमने जो 14 दिन रखा था उसमें दूसरे दिन के अंत में ही विक्रम लैंडर ने वहां लैंड किया, तो 2 दिन तो वही निकल जाते हैं। मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं, इसीलिए रोवर को अब स्लीप मोड में डाल दिया गया है। चंद्रमा पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर ली, जो इसकी तैनाती का 10वां दिन था। यानी कि हमने जो ये निर्धारण किया था कि वो 100 मीटर वॉक कर सकता है, डाटा जुटा सकता है, उसने 10वें दिन पूरे कर लिए थे।
और इसीलिए उसे अब स्लीप मोड में डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश के बारे में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इस अवसर पर उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रमों के आयोजन से पूरे देश में एक बार फिर से देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है और इन कार्यक्रमों का समापन मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ होगा। उन्होंने कहा, आगामी अमृत काल और संकल्प से सिद्धि 15 अगस्त 2047 तक भारत को विश्व स्तर पर हर क्षेत्र में अग्रणी बना देगा और अगले 25 वर्षों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना के अनुसार भारत का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अपने नाम से ही अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इस कार्यक्रम में 1 से 30 सितंबर तक प्रत्येक घर, वार्ड और गांव से एक बर्तन में मिट्टी या अनाज इकट्ठा किया जाएगा और इसके बाद 1 से 13 अक्टूबर के बीच ब्लॉक में और बाद में 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर इसका पालन किया जाएगा और अंत में 28 से 30 अक्टूबर के बीच ये 7,500 बर्तन देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे महान वीरों के सम्मान में इन अमृत कलशों की मिट्टी दिल्ली में बनी अमृत वाटिका में रखेंगे, जो प्रत्येक नागरिक को याद दिलाती रहेगी कि अमृत काल में भारत को महान बनाना है। और अब स्वास्थ्य की दुनिया से एक खबर, आंखों के इलाज के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप बहुत दूर गांव में रहते हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं और आप ऐसी स्थिति में रहते हैं या आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में कोई इसी परिस्थिति में रहता है, सुदूर गांव में है, तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। पोर्टेबल उपकरणों से आंखों का अब होगा इलाज। डॉक्टर के पास जाए बिना भी आंखों की गंभीर बीमारियों यानी ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनापैथी समेत सभी जांच और इलाज अब संभव है। आप डॉक्टर के पास न भी जाते हो और ऐसे गंभीर बीमारी से आपका आंख अगर ग्रस्त है तो इसका इलाज अब आने वाला है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ प्रोफेसर परवेज खान ने IT के इंजीनियरों की मदद से और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया है। छोटे से बैग में आ जाने वाला ये उपकरण ऑप्टिशियन लेकर के सुदूर गांव में चला जाएगा और वहां इंटरनेट की मदद से डॉक्टर, वहां पे ऑप्टिशियन और वहां जिनका इलाज होना है, ये तीनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर ऑप्टिशियन एक छोटे से बैग में इस उपकरण को लेकर किसी दूर गांव में जाता है और बड़े शहर में बैठा हुआ कोई डॉक्टर इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट यहां बैठकर वहां रोगी से बातचीत कर सकता है, उसे प्रेस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन, उसका पूरा इलाज कर सकता है। ट्रायल के तहत मलिन बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों में 10 शिविर लगाकर करीब 800 मरीजों का ऐसा इलाज किया गया और वो सक्सेसफुल रहा। ग्रामीण अंचल के मरीजों में नॉर्मली संक्रमण, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और मधुमेह की वजह से रेटिना में खराबी एक आम समस्या के रूप में पाया जाता है और समय से इलाज नहीं होने से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है।
लेकिन अब इन उपकरणों के इंटरनेट के जुड़े होने के कारण डॉक्टर, मरीज, ऑप्टिशियन संपर्क में रहेंगे और दूर बैठकर भी डॉक्टर जांच कर रोगी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के आ जाने से चलने फिरने में लाचार बुजुर्गों को बहुत फायदा मिलने वाला है और उन्हें दवाएं भी वहीं मिल जानी है। प्रोफेसर परवेज खान ने यह बताया कि उन्होंने आईटी इंजीनियरों की मदद से इसमें एआई से आधारित ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है जिसे पोर्टेबल स्लिंट लैंप, ऑटो रेफ्रेक्टोमीटर, टोनोमीटर और फंड्स कैमरे से जोड़ा गया है। ये उपकरण आसानी से बैग में आ जाते हैं और ये लेकर ऑपरेशन कहीं भी जा सकता है और इसीलिए ये अब दूर दूर छोटे छोटे गांवों में ऐसे जगहों पे जहां बड़े डॉक्टर नहीं पहुंच सकते हैं, ये अब वहां पर उन रोगियों का इलाज करवाने में मदद करता है। और अब अगली खबर है सियाचिन से, वहां के फौजी भाइयों के बारे में। सियाचिन में सैनिकों को अब क्लाइमेट सिस्टम ड्रेस दिया जाएगा। सियाचिन पर फौजियों के शरीर को भेदने वाली सर्दी के प्रहार से अब उन्हें स्वदेशी वर्दी बचाएगी, क्योंकि -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ड्यूटी करने वाले फौजियों के लिए अब देश में ही क्लाइमेट सिस्टम ड्रेस बनाया जाएगा। पैराशूट बनाने वाली ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री यानी OEF में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सियाचिन में -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ड्यूटी करना जवानों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है और इन सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के तहत ये ड्रेस तैयार की जाती है। अब तक इस तरह की ड्रेस सिंगापुर, मलेशिया और अमेरिका से मंगाई जाती थी, लेकिन अब इसे देश में ही तैयार किया जाएगा। इस ड्रेस को तैयार करने के लिए कपड़ा लुधियाना समेत अन्य शहरों से खरीदा जाएगा और इसमें नायलॉन, पॉलिस्टर और थर्मल इंसुलेटर को प्रोसेस करके इस ड्रेस को तैयार किया जाना है। इस ड्रेस का वजन लगभग 4.5 से 5 किलो के आसपास आता है। इस ड्रेस में कपड़ों की 3 लेयर होगी, जिसमें 6 तरह के गारमेंट्स लगे होंगे ताकि सर्दी इसे ना भेद सके। कपड़ों में सिलाई वाली जगह में आसानी से हवा पार हो जाती है और सर्दी लगती है और इसीलिए इस ड्रेस में सिलाई के बाद अंदर की ओर लगाया जाएगा ताकि हवा बिल्कुल भी अंदर प्रवेश ना कर पाए। ड्रेस की क्षमता आंकने के लिए क्लो वैल्यू टेस्ट किया गया और फैक्ट्री में तैयार ड्रेस की क्लो वैल्यू 5.5 आई और ये सियाचिन में रहने के लिए फौजियों के लिए उपयुक्त मानी गई। इसके आधार पर यह माना गया कि -50 डिग्री सेल्सियस तापमान को वो सहन कर सकती है। क्लो वैल्यू टेस्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है और जब आपको सियाचिन में इन कपड़ों का इस्तेमाल करना हो तो आपको ये देखना होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ये कपड़ा कैसे काम करेगा और ये जो नया ड्रेस बनाया जाएगा इन कपड़ों के साथ वो इस टेस्ट को पार कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं रेलवे की तरफ। रेलवे ने 5 महीने में कमाया 1 लाख करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 के बीच में कुल 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें माल ढुलाई, पैसेंजर ट्रेन और दूसरे राजस्व के सोर्स शामिल है। वहीं 5 महीनों में माल ढुलाई के मामले में 634.66 मैट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 620.88 मैट्रिक टन था। वहीं इस वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों में 48% का पूंजीगत व्यय उपयोग भी देखा गया, जो अब तक का सबसे उच्चतम है, यानी हाई है। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2023 तक 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह निवेश नई रेलवे लाइंस लगाने में,
दोहरीकरण में और यात्री सुविधाओं में वृद्धि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया गया है। साल 2023 के अगस्त के महीने में भारतीय रेलवे ने वर्ष 2022 के अगस्त महीने की तुलना में 119.33 मीट्रिक टन के मुकाबले 126.95 मीट्रिक टन माल की ढुलाई कर ली, जो 6.8% की वृद्धि दर्शाता है। रेलवे द्वारा ऑटोमोबाइल परिवहन में 26% की वृद्धि देखी गई है, जबकि ऑटोमोबाइल से आय में 24.5% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल से अगस्त 2023 में उर्वरक की माल ढुलाई पिछले वर्ष की इसी अवधि में की गई 22.25 मीट्रिक टन माल ढुलाई से 24.13 मीट्रिक टन अधिक है, जो 8.45% की वृद्धि दिखाता है। सीमेंट की माल ढुलाई की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की इसी अवधि में की गई 59.44 मीट्रिक टन माल ढुलाई से 63.29 मीट्रिक टन अधिक है, जो 6.48% की वृद्धि दर्ज कराता है। जबकि कोयले की अगर बात करें, कोयले की ढुलाई में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 305.39 मीट्रिक टन माल ढुलाई से 311.53 मीट्रिक टन अधिक है। और अब एक दुखद खबर, इसरो की वैज्ञानिक एन वाला रमथी का निधन हो गया है। भारत के पहले स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसैट-1 की परियोजना निदेशक और इसरो की वैज्ञानिक एन वाला रमथी का 2 सितंबर 2023 को चेन्नई में हार्ट अटैक से निधन हो गया। एन वाला रमथी इसरो के रॉकेट काउंटडाउन लॉन्च कराए जाने की मुख्य भूमिका में थी और 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग यानी उल्टी गिनती का काम शुरू हुआ था तो वो वहां मौजूद थी। एन वाला रमथी तमिलनाडु की अरियालूर की रहने वाली थी और उनका जन्म 31 जुलाई 1959 को हुआ था। उन्होंने 1984 में इसरो ज्वाइन किया था और कई अभियानों के लिए उन्होंने काम किया। वो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित रडार इमेजिंग सैटेलाइट RIS और देश के दूसरे ऐसे उपग्रहों रिसैट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही थी, जिसे अप्रैल 2012 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वाला रमथी को तमिलनाडु सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में स्थापित प्रतिष्ठित अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था और वाला रमथी यह अवार्ड पाने वाली पहली व्यक्ति थी। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं खेलों की दुनिया में और हॉकी की बात करते हैं। पाकिस्तान को रौंद भारत जीता हॉकी एशिया कप। भारत ने पाकिस्तान को एक रोमांचक शूटआउट में 2-0 से हराकर पहला पुरुष हॉकी 5 एशिया कप जीत लिया है। शूटआउट में भारत के मनिंदर सिंह और गुरजोत सिंह ने गोल दागे, जबकि गोलकीपर सूरज काकेरा ने पाकिस्तान की दोनों कोशिशों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से अरशद लियाकत और मुर्तजा ने गोल करने की कोशिश की थी। हॉकी इंडिया ने विनिंग टीम के लिए हर प्लेयर को 2 लाख रुपए और हर एक सपोर्ट स्टाफ के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। निर्धारित समय तक स्कोर 4-4 से बराबर था। भारत के लिए मोहम्मद राहिल ने 19वें और 26वें मिनट में, जुगराज सिंह ने 7वें मिनट में और मनिंदर सिंह ने 10वें मिनट में निर्धारित समय में गोल दागे थे। इस जीत के साथ ही भारत ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी 5 विश्व कप 2024 में भी प्रवेश कर लिया है। और अभी तक के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे और ऐसी ही खबरें लेकर आएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।